हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत है आपका मेरे चैनल क्राइम स्टूडियोज में। आज की कहानी एक ऐसे जेल के बारे में है जहां कैदी उस जेल से भागे जिसे उसकी सिक्योरिटी और मजबूती की वजह से द वॉल के नाम से जाना जाता था। ये अमेरिका के साथ साथ दुनिया की सबसे पुरानी जेल में से एक थी, जिसे सन 1829 में बनाया गया था और 1971 में बंद कर दिया गया था। इस जेल की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि 100 सालों तक कोई भी कैदी यहाँ से भागने में कामयाब नहीं हो पाया, और अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करते हुए पकड़े भी जाता तो उसकी सजा को डबल कर दिया जाता। ये जेल बिल्कुल एक किले की तरह थी, जिसकी दीवारों को बहुत ही मजबूत पत्थरों के साथ साथ लोहे की सरिया डालकर बनाया गया था, और ये दीवारें जमीन से 3 मीटर नीचे तक बनाई गई थी ताकि कोई भी कैदी सुरंग खोदकर यहाँ से ना भाग सके। इस जेल को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए हर 4 से 5 सेल के बाहर एक दरवाजा था, जिसके बाहर एक गार्ड हमेशा खड़ा रहता था, और अगर कोई कैदी यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो भी जाए तो वो बाहर वॉच टावर पर खड़े गार्ड्स की नजरों में आ जाता था और पकड़े जाता था। तो आखिर कौन थे ये कैदी जो इतनी मजबूत सिक्योरिटी होने के बावजूद भी इस जेल से भागने में कामयाब हो गए, और वो कौन सा अनोखा तरीका था जो उन्होंने इस जेल से भागने के लिए अपनाया? ये बहुत ही हैरत अंगेज और रोमांचक है। कहानी शुरू होती है वेस्टर्न पेनिटेंशियरी जेल से, जहां 8 जनवरी 1970 की सुबह 10 बजे गार्ड्स सभी कैदियों की काउंटिंग करने के लिए राउंड पर निकले थे, जहां उन्हें ये पता चलता है कि 6 कैदी काउंटिंग में कम आ रहे हैं। गार्ड्स उन सभी कैदियों को बाथरूम, किचन और पूरी जेल में हर जगह ढूंढने लग जाते हैं, मगर वो कहीं नहीं मिलते। और तब गार्ड्स को ये समझने में देर नहीं लगती है कि ये सभी कैदी जेल से भाग चुके हैं, और जेल का इमरजेंसी अलार्म बजा दिया जाता है। इस जेल ब्रेक के मास्टरमाइंड का नाम था नूनो पोंटिस, जिसने इतनी टाइट सिक्योरिटी और मजबूत दीवारों के होने के बावजूद ये फैसला कर लिया था कि वो इस जेल से भाग जाएगा। नूनो पोंटिस जेल में जो सजा काट रहा था वो उसे घरों और दुकानों में चोरियां करने की वजह से सुनाई गई थी, क्योंकि वो लॉकर और सेफ ताले तोड़ने में बहुत माहिर था। नूनो के पकड़े जाने की सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि वो चोरियों में लूटे हुए पैसों से अपने लिए महंगी गाड़ियां और महंगी चीजें खरीदता था, जिसके बिना पर पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसे इस जेल में डाल देती है, और पूछताछ में उसने अपनी सभी चोरियों को कबूल कर लिया था। नूनो अक्सर छोटी बड़ी चोरियों को अंजाम देते रहता था, जिसकी वजह से वो अक्सर जेल आते जाते रहता था, और 1962 में एक बहुत बड़ी चोरी को अंजाम देने की वजह से उसे 15 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। और जेल में कुछ वक्त गुजारने के बाद नूनो को यह महसूस होने लगता है कि जेल के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि इस जेल में जगह के हिसाब से कैदी बढ़ते जा रहे थे, जिसकी वजह से कैदियों को जगह की कमी का सामना करना पड़ रहा था। हर कैदी यही चाहता था कि उसे लेटने और बैठने के लिए सही से जगह मिले, और यही वो वजह थी कि उनमें आए दिन जगह को लेकर झगड़े और लड़ाइयाँ होती थी, जिसमें वो एक दूसरे को चाकू तक मार देते थे, और जिसकी वजह से कैदियों की अक्सर मौत हो जाती थी। ये सब देखकर नियो को ये एहसास होने लग जाता है कि उसे अब इस जेल से किसी भी कीमत पर भागना होगा, क्योंकि अगर वो यहाँ से नहीं भागा तो वो भी दूसरे कैदियों की तरह मारा जाएगा। अब नूनो दिन रात जेल से भागने के लिए अलग अलग तरीकों के बारे में सोचने लगता है, और साथ ही साथ उसे ये भी समझ आने लगता है कि वो ये अकेले नहीं कर पाएगा, और उसे कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी जो इस जेल से भागने में उसका साथ दे सके। इसी दौरान नूनो के हाथ वो पहला मौका लगता है जब ग्रेग नाम का एक कैदी को उसके सेल में ट्रांसफर किया जाता है। बहुत जल्दी नूनो और ग्रेग में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि वो दोनों अक्सर अपना वक्त साथ गुजारते थे। नूनो को लगने लगता है कि वो ग्रेग पर पूरी तरीके से भरोसा कर सकता है, और इसीलिए एक दिन बातचीत के दौरान वो अपना पूरा प्लान ग्रेग को बता देता है, जिसे सुनते ही ग्रेग की आंखों में एक चमक आ जाती है और वो फौरन उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो दोनों मिलकर जेल से भागने का प्लान बनाना शुरू करते हैं और भागने के अलग अलग तरीकों को एक जगह लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला आइडिया जो उनके दिमाग में आया वो ये था कि वो इस जेल के दीवार को गिरा देंगे और फिर यहाँ से भाग जाएंगे, मगर बहुत ही जल्द उन्हें ये समझ आने लग जाता है कि अगर वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाए तो उनके भागने की खबर पुलिस को लग जाएगी और वो दोबारा पकड़े जाएंगे। दूसरा आइडिया ये था कि वो लोग उस ट्रक में छुपकर भागेंगे जो जेल के अंदर चल रहे मेंटेनेंस के काम में ईंट, पत्थर और सीमेंट लाने ले जाने का काम कर रहे थे,
मगर क्योंकि जेल अथॉरिटीज इस बात से वाकिफ थी कि कैदी इस ट्रक में छुपकर भाग सकते हैं, इसीलिए वो हर ट्रक को बहुत ही बारीकी से चेक करते थे और हर ट्रक को निकलने से पहले कैदियों की काउंटिंग की जाती थी और इसी वजह से वो आइडिया भी कैंसिल कर दिया जाता है। तीसरा आइडिया ये था कि वो लोग जेल के नीचे से सुरंग खोदकर भागेंगे, मगर इस जेल के इतिहास में ये कोशिश पहले भी कई कैदी कर चुके थे और या तो वो पकड़े गए या तो खुदाई के दौरान उन्हें कई बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बहरहाल नूनो ये फैसला करता है कि वो इस जेल में एक सुरंग खोदेगा और हर उस गलती को दोहराने से बचेगा जो पिछले कैदियों ने की थी। नूनो और ग्रेग आपस में ये बातचीत करते हैं कि उन्हें एक ऐसे तीसरे शख्स की जरूरत पड़ेगी जिसे सुरंग खोदने का एक्सपीरियंस हो, क्योंकि वो दोनों सुरंग खोदने के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। और यहीं से एंट्री होती है तीसरे कैदी की, जिसका नाम था केविन। केविन इस जेल में 40 साल की सजा काट रहा था, जो उसे लोगों पर गोलियां चलाने के जुर्म में सुनाई गई थी और केविन ही वो शख्स था जिसकी नूनो को तलाश थी। केविन पहले कोयले की खान में काम कर चुका था, जिसकी वजह से उसके पास सुरंग खोदने का एक्सपीरियंस था और साथ ही साथ वो खुद भी जेल से भागने के अलग अलग तरीकों के बारे में सोच रहा था, जिसकी वजह से वो एक परफेक्ट कैंडिडेट था नूनो के लिए। नूनो और ग्रेग को केविन से बातचीत के दौरान जब ये सब पता चलता है तो वो उसके सामने भी जेल से भागने का प्लान रखते हैं, जिसके लिए केविन फौरन राजी हो जाता है। उन तीनों में ये तय होता है कि नूनो इस पूरी जेल ब्रेक की प्लानिंग करेगा, जिसमें वो सुरंग कहां से खोदना है और बाहर कहां से निकलना है, सब कुछ वही प्लान करेगा। वहीं केविन इस पूरी सुरंग की खुदाई की जिम्मेदारी लेता है, क्योंकि इस जेल का एरिया बहुत ही बड़ा था, इसीलिए नूनो के लिए बहुत जरूरी था कि वो खुदाई की सही जगह चुनने के लिए पूरी जेल के चप्पे चप्पे का चक्कर लगाए ताकि वो जेल के बारे में जान सके। मगर क्योंकि पूरी जेल में कैदियों को घूमने की इजाजत नहीं थी, इसीलिए नूनो के पास जो आखिरी रास्ता बचा था वो ये था कि उसे जेल के किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाए। इस जेल में अक्सर कैदियों को जेल के अंदर जॉब दी जाती थी और ये जॉब अगर नूनो को मिल जाती है तो वो बहुत ही आसानी से जेल के किसी भी हिस्से में घूम सकता है। कुछ ही दिनों की कोशिश और अच्छे बर्ताव की वजह से नूनो को मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाती है। ये वो डिपार्टमेंट था जिसकी देखरेख जेल के इंजीनियर्स करते थे और इस डिपार्टमेंट के अंदर जेल के सभी मेंटेनेंस का काम होता था। ये डिपार्टमेंट जेल की पाइपलाइन, इलेक्ट्रिसिटी, वेंटिलेशन और सीवर लाइन की देखरेख का काम करता था और यही वो वजह थी कि इस डिपार्टमेंट के ऑफिस में जेल की हर एक बिल्डिंग और एरिया का नक्शा था। नूनो के पास इस जॉब को लगने के दो फायदे थे। पहला कि वो पूरी जेल में बिना रोक टोक घूम सकता है और दूसरा कि वो नक्शे की मदद से जेल के चप्पे चप्पे के बारे में जान सकता है। अब नूनो की इस डिपार्टमेंट में जॉब लगे कई महीने बीत चुके थे और वो धीरे धीरे जेल के अंडरग्राउंड से लेकर बाहर तक के हर कोने की इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा था और साथ ही साथ वो जगह भी ढूंढ रहा था जहां से वो सुरंग की खुदाई शुरू कर सके। और इसी दौरान एक दिन जेल के बाहरी वेयर हाउस में एक मेंटेनेंस का काम आता है, क्योंकि ये वेयर हाउस जेल के बाहरी हिस्से में था जहां से बाहर की सड़क साफ साफ दिखाई दे रही थी और इसी वेयर हाउस का इस्तेमाल जेल में आने वाले राशन और दूसरे सामानों को रखने के लिए किया जाता था। और क्योंकि ये वेयर हाउस जेल के बाहरी हिस्से में था, इसीलिए यहाँ सिक्योरिटी भी काफी कम थी। इस वेयर हाउस की बिल्डिंग और जेल एक ही दीवार से जुड़े हुए थे और क्योंकि कोई भी वर्कर इस वेयर हाउस के जरिए सीधा बाहर सड़क पर निकल सकता था, इसीलिए नूनो को ये एक बहुत ही बेहतरीन जगह लगती है जेल से भागने के लिए। अब नूनो ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुका था कि उसे सुरंग का मुंह इसी वेयर हाउस में खोलना है ताकि वो आसानी से वेयर हाउस होते हुए बाहर निकल जाए। मगर अब भी एक सवाल उसके सामने खड़ा था और वो ये था कि सुरंग खोदने की शुरुआत कहां से करे। इसी दौरान केविन नूनो से कहता है कि उन्हें सुरंग एक ऐसे जगह से खोदना शुरू करना चाहिए जो वेयर हाउस से बहुत ही करीब हो और ताकि कम डिस्टेंस होने की वजह से उन्हें कम से कम खुदाई करनी पड़े। और इस बार भी किस्मत उनका साथ देती है। नूनो जिस मेंटेनेंस बिल्डिंग में काम करता था वो बिल्डिंग बिल्कुल उसी वेयर हाउस के सामने थी जहां वो लोग सुरंग का मुंह खोलने वाले थे और क्योंकि वेयर हाउस और मेंटेनेंस बिल्डिंग के बीच फासला भी ज्यादा नहीं था, इसीलिए वो लोग फैसला करते हैं कि वो मेंटेनेंस रूम से ही सुरंग खोदना शुरू करेंगे। उन सभी ने फैसला तो कर लिया था, मगर सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि वो लोग मेंटेनेंस रूम से खुदाई करना शुरू कैसे करेंगे, वो भी बिना किसी के नजर में आए। अब नूनो मेंटेनेंस बिल्डिंग से जेल का नक्शा निकालता है और उसे बहुत ही बारीकी से समझना शुरू करता है, जहां उसे ये पता चलता है कि मेंटेनेंस बिल्डिंग के अंदर एक रूम है जिसके नीचे इतनी जगह है कि एक आदमी आसानी से उसमें रेंग सके। ये जगह मेंटेनेंस रूम की जमीन के नीचे एक गैप की तरह थी, जिसकी वजह से मिट्टी और जमीन में इतना गैप था कि आदमी आसानी से उसमें रेंग सकता है। इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए आपको इस नक्शे को समझना होगा।
ये वो बाहरी वेयर हाउस है जहां नूनो और उसकी टीम सुरंग का मुंह खोलने वाले हैं। और ये वो मेंटेनेंस बिल्डिंग है जो दो हिस्सों में बटी हुई है। बिल्डिंग के दाईं तरफ वाले हिस्से में मेंटेनेंस वर्कशॉप है जहां नूनो काम करता है, और बाईं तरफ वाले हिस्से में मेंटेनेंस में इस्तेमाल होने वाला सारा सामान और सारे औजार रखे हुए हैं। और इसी मेंटेनेंस रूम के नीचे से वो लोग सुरंग खोदने का फैसला करते हैं। मगर उनके सामने जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो ये थी कि मेंटेनेंस रूम में ये हिस्सा हमेशा लॉक रहता था और इसमें जाने के लिए एक स्टील के दरवाजे से होकर गुजरना पड़ता था, जिसकी चाबी हमेशा गार्ड के पास रहती थी। ये पहलू सामने आने के बाद वो लोग और एक रास्ते के बारे में सोचने लगते हैं, और वो रास्ता था कि वो मेंटेनेंस बिल्डिंग की दीवार को तोड़कर उस रूम के अंदर घुसे जहां सारा मेंटेनेंस का सामान और औजार रखे हुए थे, और जिस रूम के नीचे रेंगने का गैप था। इस मेंटेनेंस बिल्डिंग की दीवार को तोड़ने के बाद एक दीवार इस रूम की भी थी, जिसे वो लोग अगर तोड़ लेते हैं तो वो सीधा उस रूम तक पहुंच जाएंगे और फिर वहां से उस गैप तक पहुंच जाएंगे जहां से वो लोग सुरंग खोदेंगे। इन दीवारों को तोड़ने का उनके पास एक ही रास्ता था, और वो ये था कि ड्रिल मशीन की मदद से वो उन दीवारों में गड्ढा करें और अंदर घुस जाए। हालांकि ड्रिल मशीन मेंटेनेंस रूम में मौजूद तो थी, मगर इन्हें ऐसे इतनी आसानी से नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि मेंटेनेंस रूम से कोई भी औजार लेने के लिए ये बताना पड़ता था कि उन्हें ये औजार कौन से काम के लिए चाहिए। और इसे निपटाने के लिए नूनो एक बहुत ही शातिर चाल चलता है। नूनो उसी मेंटेनेंस रूम के पास बनी एक पाइपलाइन को तोड़ देता है जिसकी दीवार को वो तोड़ना चाहते थे, और अब वो इस पाइपलाइन को सही करने के बहाने से औजार लेकर दीवार में गड्ढा करने का काम शुरू कर सकता था। इस पाइपलाइन को तोड़ने के बाद वो इसकी खबर इंजीनियर को दे देता है और उससे कहता है कि वो इस पाइपलाइन को सही कर सकता है, जिसके बाद इंजीनियर उसे कहते हैं कि वो सभी जरूरी औजारों को लेकर अपना काम शुरू करे और पाइपलाइन को ठीक करे। नूनो ने इसी मेंटेनेंस रूम से ड्रिलिंग मशीन तो ले ली थी, मगर जेल के रूल के मुताबिक गार्ड काम करने के दौरान नूनो के साथ रहने वाला था। इसका साफ मतलब था कि नूनो जब इस दीवार में ड्रिलिंग मशीन से गड्ढा कर रहा होगा तब एक गार्ड हर वक्त उस पर नजर रखेगा। बहरहाल नूनो इस गार्ड के साथ उस पाइपलाइन और दीवार के बीच पहुंचता है और पाइप को ठीक करने का नाटक करने लगता है, ताकि कुछ ही दूरी पर खड़े गार्ड को ये लगे कि वो अपना काम कर रहा है। नूनो जहां ये काम कर रहा था वो एक गलियारा था जिसके अगल बगल दीवार थी, और नूनो जिस पाइप पर काम कर रहा था वो दाई दीवार की तरफ था, और जिस दीवार में नूनो को गड्ढा करना था वो बाई दीवार की तरफ था। कुछ देर नूनो को काम करता देख गार्ड भी अब लापरवाह हो जाता है, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि नूनो दीवार में गड्ढा करने वाला है, और वो इधर उधर टहलने लगता है। गार्ड को इधर उधर होता देख नूनो फौरन दाई दीवार की तरफ से बाई दीवार की तरफ मुड़ता है और दीवार में ड्रिलिंग मशीन से गड्ढा करना शुरू कर देता है। और जैसे ही गार्ड उसके पास से गुजरता वो दोबारा फिर से पाइप पर काम करने लग जाता। ऑल थॉट नूनो को दीवार में गड्ढा करने का सही मौका तो मिल गया था, मगर ये ड्रिलिंग मशीन इतनी पावरफुल नहीं थी और इसी वजह से दीवार में गड्ढा करने में बहुत वक्त लग रहा था। और अब गार्ड को भी ये एहसास होने लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, इसीलिए नूनो इस प्लान को वहीं कैंसिल कर देता है। इस प्लान के फेल होने के बाद नूनो दोबारा अपने साथियों के साथ बैठकर नए प्लान के बारे में सोचने लगता है, और तब उसके दिमाग में दोबारा वही स्टील का दरवाजा आता है जिस पर होकर मेंटेनेंस रूम में दाखिल हुआ जा सकता है, लेकिन उसकी चाबी हमेशा गार्ड के पास रहती। अब नूनो और उसके साथियों के सामने जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि वो चाबी तक कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि गार्ड हमेशा चाबी को अपने कमर में लटकाए रहता था। कई दिनों तक चली प्लानिंग के बाद उनमें यह तय होता है कि उन्हें एक ऐसे मटेरियल का इंतजाम करना होगा जिससे वो चाबी का निशान आसानी से बना सके। अब उनके सामने दो रास्ते थे। पहला ये कि वो साबुन पर किसी तरीके से चाबी का निशान ले लें, और दूसरा रास्ता ये था कि वो इस निशान को लेने के लिए स्टाइरोफोम का इस्तेमाल करें, और इस निशान को लेने के बाद वो मेंटेनेंस रूम में मौजूद औजारों की मदद से चाबी बना लें। ऑल थॉट उन लोगों ने प्लान तो बना लिया था, मगर उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो साबुन पर चाबी का निशान लेंगे कैसे। और तब नूनो के दिमाग में एक बहुत ही अनोखा आइडिया आता है। अब नूनो और उसके साथी उस गार्ड पर नजर रखना शुरू कर देते हैं जिसके पास मेंटेनेंस रूम की चाबी थी, और वो सबसे ज्यादा इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि वो किस चाबी से मेंटेनेंस रूम को खोलता है और बंद करता है। और यहीं से उन्हें ये पता चलने लगता है कि किचन में लगी सबसे छोटी चाबी से मेंटेनेंस रूम को खोला और बंद किया जाता है। अब उन्हें ये तो पता चल चुका था कि मेंटेनेंस रूम की चाबी कौन सी है, मगर अब भी उनके सामने जो सबसे बड़ा काम था वो ये था कि इस चाबी के निशान को साबुन पर कैसे लिया जाए। इसे निपटाने के लिए नूनो दो कैदियों को कुछ पैसे देता है
और उनसे कहता है कि वो उसी के पास जाकर लड़ाई करें जिसके पास चाबियां थी। गार्ड को आता देख वो दोनों कैदी आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं, जिसे देख गार्ड उन दोनों में बीच बचाव करने लगते हैं और इसी बीच वहां दूसरे कैदी भी जमा हो जाते हैं। नूनो इसी भीड़ का और धक्का मुक्की का फायदा उठाकर बीच में घुस जाता है और क्योंकि गार्ड उन दोनों कैदियों की लड़ाई छुड़वाने में लगा था, इसी दौरान नूनो उस गार्ड के पीछे चला जाता है और महज कुछ ही सेकंड्स में चाबी को साबुन के ऊपर रखकर दबा देता है, जिससे उस चाबी का निशान साबुन पर छप जाता है। कुछ देर तक तो नूनो को इस बात का यकीन नहीं हुआ कि इतनी आसानी से ये काम हो गया और नूनो फौरन वहां से चला गया ताकि किसी को उस पर शक ना हो। अब नूनो इस चाबी के निशान के साथ मेंटेनेंस रूम में चाबी को बनाना शुरू कर देता है और कुछ दिनों की मेहनत के बाद वो एक चाबी बनाने में कामयाब हो जाता है। मगर एक बड़ी मुसीबत पहले से उनका इंतजार कर रही थी। चाबी बनाने के बाद वो लोग ये फैसला करते हैं कि वो मेंटेनेंस रूम के दरवाजे को उस दौरान खोलेंगे जब बाकी कैदी या तो कोई काम कर रहे होंगे या तो कोई स्पोर्ट्स खेल रहे होंगे। इन दोनों वक्त में जेल के गार्ड भी कम चौकन्ने रहते हैं और इधर उधर टहलते रहते हैं। इस चाबी से दरवाजे को खोलने में एक रिस्क भी था कि इस दरवाजे से कुछ ही दूरी पर एक वॉच टावर था जहां एक गार्ड हमेशा खड़ा रहता था और उसे वहां से दरवाजा साफ दिखाई देता था। नूनो और ग्रेग मेंटेनेंस रूम के दरवाजे तक पहुंचते हैं जहां ग्रेग इस बात पर नजर रखे हुए था कि कोई गार्ड उनकी तरफ तो नहीं आ रहा है। वहीं नूनो चाबी निकालकर उस दरवाजे के लॉक में लगा देता है। चाबी लगते ही नूनो घबरा जाता है और उसे लगने लगता है कि उसका ये प्लान भी फेल हो जाएगा क्योंकि इस चाबी से दरवाजा नहीं खुल रहा था और साथ ही साथ चाबी पतली होने की वजह से टूटकर लॉक के अंदर फंस जाती है। ये देखकर नूनो और ग्रेग के हाथ पैर फूल जाते हैं क्योंकि चाबी का टूटा हुआ हिस्सा बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा था और उन्हें यह डर लग रहा था कि अगर गार्ड ने लॉक में फंसी हुई चाबी को देख ली तो पूरी जेल में इमरजेंसी लागू हो जाएगी और उनका भागने का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। अब उनके सामने एक ही रास्ता बचा था कि जल्द से जल्द किसी भी तरीके से फंसी हुई चाबी को निकाला जाए। अब नूनो फौरन उस मेंटेनेंस रूम की तरफ भागता है जहां वो काम कर रहा था क्योंकि नूनो ने अपनी वर्कशॉप और उनके ड्रावर्स की नकली चाबी पहले ही बना ली थी जहां सारे औजार रखे हुए थे और वहां से एक प्लायर निकालकर वो दोबारा मेंटेनेंस रूम के लॉक तक पहुंचता है और वो फंसी हुई चाबी निकालने की कोशिश करने लगता है। कुछ देर की जद्दोजहद के बाद नूनो और उसकी फंसी हुई चाबी को निकालने में कामयाब हो जाता है और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये थी कि इसी सब के दौरान किसी भी गार्ड की नजर उन पर नहीं पड़ी। ऑल थॉट चाबी बनाने वाला उनका ही प्लान फेल हो गया था, मगर इसके बावजूद भी नूनो फैसला करता है कि वो दोबारा चाबी बनाएगा और क्योंकि उसके पास चाबी का निशान मौजूद था इसीलिए वो दोबारा एक और चाबी बना लेता है। इस बार चाबी बनाने के बाद वो दोबारा दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं और इस बार उनकी मेहनत रंग लाती है क्योंकि इस चाबी से दरवाजा खुल चुका था। इस रूम में घुसने के बाद उन्हें सामने एक छोटा सा मेटल का दरवाजा दिखाई देता है जिसके पीछे वो गैप था जहां से वो लोग अपनी खुदाई का काम शुरू करने वाले थे और कुछ देर उस रूम में गुजारने के बाद वो लोग बाहर निकलते हैं और दरवाजे को लॉक करके वापस अपने अपने सेल में चले जाते हैं। सेल में वापस पहुंचने के बाद वो दोनों इस बात की खबर अपने तीसरे साथी केविन को दे देते हैं और साथ ही साथ ये प्लान भी बनाना शुरू कर देते हैं कि इस सुरंग की खुदाई वो कब और कैसे शुरू करेंगे। चाबी बनाने के 2 दिन बाद ही वो अपनी खुदाई का काम शुरू कर देते हैं, मगर जैसे ही खुदाई शुरू हुई नई नई परेशानियां भी उनके सामने आना शुरू हो गई थी। एक रोज नूनो अपना काम खत्म करने के बाद वापस सेल में लौट रहा था और क्योंकि हर 4 से 5 सेल के बाहर एक गेट होता है जिसके बाहर हमेशा एक गार्ड खड़े रहता था जो कभी कभार अंदर आने वाले कैदियों को चेक भी करता था और यही गार्ड नीनो को गेट पर चेकिंग के लिए रोक लेता है। यह देखकर नीनो बहुत ही घबरा जाता है क्योंकि उसकी जेब में मेंटेनेंस रूम की वो नकली चाबी थी जो उसने बनाई थी। क्योंकि मेंटेनेंस रूम के वर्कर को चाबियां रखने की इजाजत थी, मगर एक एक्स्ट्रा चाबी देखकर गार्ड को उस पर शक हो सकता था, इसीलिए गार्ड इससे पहले उसे चेक करता वो चाबियों का गुच्छा निकालकर खुद गार्ड को पकड़ा देता है। नीनो का ये कॉन्फिडेंस देख गार्ड उन चाबियों को ज्यादा चेक नहीं करता है और उसे सेल के अंदर जाने की परमिशन दे देता है, इस बात से बेखबर कि उसमें मेंटेनेंस रूम की नकली चाबी भी है। नीनो ने अपने दूसरे साथी ग्रेग को एक काम और दिया हुआ था कि वो गार्ड को रिश्वत देकर बाहर से शराब मंगवाए और वही शराब गार्ड को पिलाए। ऐसा करने की पीछे की वजह तो ये थी कि गार्ड का ध्यान भटका रहे और गार्ड की उनसे बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाए, मगर ग्रेग का ये दाव उसी पर भारी पड़ गया क्योंकि इस बात की खबर जेलर को लग गई और उसने ग्रेग को उस सेल में डलवा दिया जहां उसे
अपना पूरा वक्त अकेले गुजारना पड़ रहा था। अब ग्रेग नीनो और केविन से अलग हो चुका था और इस बात का उस पर इतना बुरा असर पड़ता है कि उसने गार्ड पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी सजा और कई महीनों के लिए बढ़ा दी गई थी और उसे काल कोठरी में डाल दिया गया था। क्योंकि ग्रेग को अब वापस आने में कई महीने लगने वाले थे, इसीलिए गैंग में अब नीनो और केविन ही बचे हैं और वो सुरंग की खुदाई का काम जारी रखते हैं। केविन जो सुरंग खोदने में माहिर था, वो लगातार सुरंग खोद रहा था और साथ ही साथ नीनो को ये भी सिखा रहा था कि सुरंग को कहां से और कैसे खोदना है। उन दोनों में से हमेशा एक ही शख्स सुरंग को खोदने अंदर जाता था और दूसरा शख्स बाहर से मेंटेनेंस रूम को लॉक कर देता था, क्योंकि अगर बाहर का दरवाजा खोल वो दोनों एक साथ अंदर जाते तो वो पकड़े जाते। उन दोनों में ये तय हुआ था कि एक आदमी अंदर जाएगा और एक तय हुए टाइम तक खुदाई करेगा और जब ये टाइम पूरा हो जाएगा तब दूसरा शख्स बाहर आकर दरवाजा खोलेगा और वो बाहर आ जाएगा। उन दोनों को ये खुदाई करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि खोदने के लिए उनके पास महज कुछ लकड़ी के टुकड़े और एक छोटी बाल्टी थी जिसमें वो खुदाई में निकली मिट्टी भरते थे। इस सुरंग की जमीन बहुत ही मुलायम थी, लगभग कीचड़ जैसी, क्योंकि ये जेल बिल्कुल नदी के पास बनी हुई थी और यही वो वजह थी कि इस कीचड़ को उन्हें लकड़ी के टुकड़े से खोदना और उठाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ऑलथॉट मेंटेनेंस रूम और बाहरी वेयरहाउस के बीच ज्यादा दूरी नहीं थी, मगर इसके बावजूद भी उन्हें सुरंग खोदने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, क्योंकि उन्हें सुरंग को इतना गहरा खोदना था ताकि वो जमीन के नीचे 3 मीटर तक बनी दीवार को पार कर जाए और इसके लिए जरूरी था कि वो सुरंग को 4 मीटर तक खोदे। इस जेल के मैप से नीनो को यह भी पता चल गया था कि 4 मीटर गहरी सुरंग को खोदने के बाद उन्हें 12 मीटर लंबी सुरंग और खोदनी पड़ेगी, जो उन्हें सीधा बाहरी वेयरहाउस तक लेकर जाएगी। मगर इस सुरंग को खोदने में लगभग 15 टन मिट्टी निकलेगी और साथ ही साथ रोड के ऊपर निकलने वाले ट्रक्स की वजह से सुरंग के धंसने का भी खतरा था। जैसे जैसे वो टनल खोदते जा रहे थे उसमें ऑक्सीजन की कमी होती जा रही थी और उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी, मगर वहां ऐसा कोई भी रास्ता नहीं था जिससे वो वेंटिलेशन सिस्टम बना सके और इन्हीं सारी परेशानियों से जूझते हुए वो लगातार टनल को खोद रहे थे। नूनो और केविन को अब ये समझ आने लगता है कि उन्हें अब और लोगों की जरूरत पड़ेगी ताकि उनकी मेहनत थोड़ी कम हो जाए और टनल खोदने का काम तेजी से हो सके। और इसी दौरान एक कैदी को उन पर शक हो जाता है। वो कैदी लगातार उन पर नजर रखे हुए था और उसने उन्हें कई बार मेंटेनेंस रूम के अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए भी देखा था। इस कैदी का नाम था कारमैन केलर, जिसे एक मर्डर के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और वो भी किसी तरीके से जेल से भागना चाहता था। कारमैन जब नूनो और केविन को ये बताता है कि वो उनके प्लान के बारे में जानता है, तब उन दोनों के पास कारमैन को अपनी गैंग में लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। हालांकि नूनो कारमैन को अपनी गैंग में शामिल नहीं करना चाहता था, मगर क्योंकि वो उनके प्लान के बारे में जान चुका था और वो उन्हें एक्सपोज कर सकता था, इसीलिए नूनो को मजबूरन उसे अपनी टीम में शामिल करना पड़ा। अब उनकी टीम में दोबारा 3 लोग हो चुके थे, जिनका नाम था नूनो, केविन और कारमैन। हालांकि कारमैन खुद को जबरदस्ती इस गैंग में शामिल करवाता है, मगर उसके आने के बाद एक बहुत बड़ा फायदा उनकी टीम को मिलने वाला था। कारमैन जेल के एजुकेशन और रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट में काम करता था, जिसका फायदा उन्हें यह मिला कि कारमैन जेल के किसी भी कोने में बिना रोक टोक के आ जा सकता था और साथ ही साथ वो जेल के दूसरे कैदियों के लिए एजुकेशन पासेस भी इशू करवाता था, जिसकी वजह से वो अपना काम और अपने सेल को छोड़कर उसके पास पढ़ने आ सकते थे। इसी दौरान नूनो जेल से बाहर निकलने के बाद की प्लानिंग करने लग जाता है और ये सोचने लग जाता है कि टनल से निकलने के बाद उन्हें कार की जरूरत पड़ेगी जो उन्हें जेल से दूर ले जा सके। मगर नूनो और उसकी गैंग में कोई भी ऐसे शख्स को नहीं जानता था जो उनके लिए बाहर कार लेकर खड़ा रहे। नूनो की इस जरूरत ने उस गैंग में चौथे कैदी को शामिल करने पर मजबूर कर दिया, जिसके कनेक्शन जेल के बाहर हो और जो जेल के बाहर कार का इंतजाम कर सके। इस तलाश में गैंग में एंट्री होती है चौथे मेंबर की, जिसका नाम था जॉर्ज। जॉर्ज पेंसिल्वेनिया का ही रहने वाला था, जो एक मर्डर के जुर्म में जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था और यही वो शख्स था जो वहां का लोकल होने की वजह से जेल के बाहर कार का इंतजाम कर सकता था, क्योंकि जॉर्ज काफी बूढ़ा था, जिसकी वजह से वो खुदाई का काम नहीं कर सकता था। और यही वो वजह थी कि नूनो, केविन और कारमैन अलग अलग शिफ्ट में खुदाई करने लगे। जहां नूनो और कारमैन सुबह खुदाई करते, वही केविन दोपहर में खुदाई को अंजाम देता था और इस दौरान किसी को उन पर कोई शक नहीं होता है, क्योंकि या तो ये उनका काम करने का वक्त होता था या फिर स्पोर्ट्स खेलने का। लगातार 1 महीने खुदाई करने के बाद वो लोग 4 मीटर गहरी और 12 मीटर लंबी टनल खोदने के बहुत करीब थे।
मगर उन्हें हर वक्त ये डर सताते रहता था कि वो कभी भी पकड़े जा सकते हैं। और तभी दिसंबर सन 1970 की दोपहर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनका प्लान फेल होते होते रह गया। नूनो, केविन और कारमैन एक साथ मेंटेनेंस रूम के बाहर पहुंचते हैं, जिसके बाद केविन और कारमैन रूम के अंदर खुदाई करने चले जाते हैं और नूनो बाहर से लॉक लगाकर जेल की डाइनिंग हॉल चला जाता है लंच करने के लिए। नूनो अभी लंच कर ही रहा था कि अचानक से जेल का इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है, जिसके बाद गार्ड सभी कैदियों से कहते हैं कि वो अपने अपने सेल में वापस चले जाएं। ये इमरजेंसी अलार्म इसलिए बजा था क्योंकि एक कैदी ने 2 गार्ड को चाकू मार दिया था और सभी कैदियों को सेल में इसीलिए वापस भेजा जा रहा था ताकि उनकी काउंटिंग की जा सके। ये देखकर नूनो बहुत ही घबरा जाता है क्योंकि केविन और कारमैन अभी भी मेंटेनेंस रूम के अंदर खुदाई का काम कर रहे थे। अब नूनो को जल्द से जल्द उन्हें बाहर निकालने का कोई तरीका निकालना था, क्योंकि अगर काउंटिंग में वो दोनों सामने नहीं होते तो उनका प्लान चौपट हो सकता था। उधर गार्ड सभी कैदियों को लाइन में खड़ा करवाकर उनकी काउंटिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें नूनो भी खड़ा था। और जैसे जैसे गार्ड नूनो के करीब आते जा रहे थे, उसकी घबराहट और डर और बढ़ती जा रही थी। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। नूनो अपने पास खड़े 2 कैदियों से कहता है कि वो आपस में लड़ाई शुरू करें और बदले में वो उन्हें शराब पिलाएगा। जिसके बाद वो दोनों कैदी आपस में लड़ने लगते हैं और गार्ड्स उनका बीच बचाव करने लग जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर नूनो उस लाइन से निकलता है और सीधा मेंटेनेंस रूम की तरफ भागता है, जहां वो केविन और कारमैन को बाहर निकाल सके। वो सीधा मेंटेनेंस रूम का दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचता है, जहां वो कारमैन और केविन को अपनी तरफ आता देखता है, क्योंकि उन्होंने पहले ही इमरजेंसी अलार्म को सुन लिया था और वो लोग टनल से पहले ही बाहर आ चुके थे। वो दोनों अपने कपड़े बदलते हैं और नूनो के साथ फौरन वहां से अपने सेल की तरफ निकल जाते हैं और उनका प्लान चौपट होने से बच जाता है। इस बात ने उनके बीच की दोस्ती और रिश्ते को और ज्यादा मजबूत कर दिया और वो नूनो की कही हर बात को ज्यादा मानने लगे, क्योंकि उसने उन्हें और इस ऑपरेशन को बचाया था। और वो सभी उसे एक लीडर की तरह देखते हैं, क्योंकि टनल लगभग पूरी तरह तैयार थी। इसीलिए वो लोग जेल से बाहर निकलने के बाद की प्लानिंग पर काम करने लगते हैं। मगर जॉर्ज, जिसे जेल के बाहर गाड़ी का इंतजाम करने का काम सौंपा गया था, वो इसे करने में फेल हो जाता है। ये सुनने के बाद गैंग के सभी मेंबर्स बहुत ही मायूस हो जाते हैं, मगर नूनो इसे निपटाने के लिए एक दूसरा रास्ता निकाल लेता है और उनमें यह तय होता है कि वो जेल से भागने के बाद एक कार चुराएंगे और उसमें बैठकर वो वहां से फरार हो जाएंगे। हालांकि उन सभी के बीच ये तो तय हो गया था कि वो एक कार चुराएंगे, मगर उनमें से कभी किसी ने पहले कोई कार नहीं चुराई थी। अब उन्हें एक ऐसे कैदी की तलाश थी जिसे कार चुराने का एक्सपीरियंस हो, और यहीं से एंट्री होती है गैंग के 5वें मेंबर की, जिसका नाम था एंड्रयू। एंड्रयू एक मजा हुआ चोर था जिसने कई कार चोरियों को अंजाम दिया था और इस जुर्म में वो जेल में 10 साल की सजा काट रहा था। एंड्रयू ने जब ये गैंग को ज्वाइन किया तब तक टनल पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी, मगर उसका मेन काम था जेल से निकलने के बाद कार चुराने का, जो उसने बखूबी निभाया भी। नूनो के गैंग में अभी एक मेंबर और जुड़ने वाला था और उसका नाम था थॉमस। थॉमस एक अधेड़ उम्र का कैदी था जिसने इस गैंग में कोई काम नहीं किया था, मगर नूनो ने उसे सिर्फ इसलिए गैंग में शामिल किया था क्योंकि वो उसका पुराना दोस्त था। थॉमस की तबीयत अक्सर खराब रहती थी और उसकी आंखों में प्रॉब्लम होने की वजह से दिन ब दिन उसकी आंखों की रोशनी कम होती जा रही थी, और यही वो वजह थी कि गैंग के दूसरे मेंबर्स उसे गैंग में शामिल करने पर कोई एतराज नहीं करते हैं। अब इस गैंग में कुल 6 कैदी शामिल हो चुके थे जो इस प्लानिंग के फाइनल स्टेज पर थे और अपनी आखिरी तैयारी को अंजाम दे रहे थे, जिसमें उनकी पूरी टनल भी खुद कर तैयार हो चुकी थी। और अब जो आखिरी काम बचा था वो था इस टनल के मुंह को ऊपर की तरफ बाहरी वेयर हाउस में खोलना। ये पूरी खुदाई का सबसे मुश्किल काम होने वाला था, क्योंकि इस बार उन्हें ये टनल ऊपर की तरफ खोदनी थी और एक छोटी सी गलती की वजह से पूरी टनल धंस सकती थी, जिसमें वो सभी दबकर मर सकते थे। क्योंकि पूरी सुरंग की मिट्टी बहुत ही नरम थी, इसीलिए नूनो धीरे धीरे ऊपर की तरफ खोदना शुरू करता है, जिसकी वजह से जो भी मिट्टी नीचे गिरती वो लोग उसे बाल्टी में भर के हटा देते। और कुछ ही देर के बाद ऊपर की दीवार में एक छोटा सा छेद हो जाता है जिसमें से हवा आने लगती है और अब वो लोग आसानी से सांस ले पा रहे थे। हालांकि बाहर निकलने का रास्ता अभी पूरी तरीके से नहीं खुला था, क्योंकि बाहरी वेयरहाउस की जमीन जिसे वो लोग नीचे से खोद रहे थे उसे स्टील की सरिया डालकर बनाया गया था और ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला था। इस जमीन को तोड़ने के लिए नूनो को हाई पावर के औजारों की जरूरत थी, और क्योंकि जिस मेंटेनेंस रूम में वो काम करता था वहाँ के ड्रावर्स और कैबिनेट्स की नकली चाबियां उसने पहले ही बना ली थी।
इन्हीं चाबियों की मदद से वो एक हैवी ड्यूटी ड्रिलिंग मशीन और एक हाइड्रोलिक जैक निकाल लेता है। ये हाइड्रोलिक जैक वही टूल था जिसका इस्तेमाल कार को जमीन से ऊपर करने के लिए किया जाता है। बहरहाल नूनो ये सभी औजार लेकर दोबारा सुरंग तक पहुंचता है और उस कंक्रीट और स्टील से बनी हुई छत में अलग अलग जगह होल करना शुरू कर देता है ताकि वो उसे कमजोर कर सके। मगर ये काम सिर्फ ड्रिलिंग मशीन से नहीं होने वाला था और तब जरूरत पड़ती है हाइड्रोलिक जैक की, जो वो अपने साथ लाया था। नूनो उस छोटी सी जगह में एक छोटा सा गड्ढा बनाता है जिसमें वो हाइड्रोलिक जैक को जमीन और छत के बीच में फंसा देता है और फिर उसे दबाना शुरू करता है, जिसके प्रेशर की वजह से वेयरहाउस की जमीन ऊपर की तरफ खुल जाती है और उसमें एक बड़ा सा छेद हो जाता है। गड्ढा होने के बाद नूनो देखता है कि कुछ मोटी स्टील की सरियाएं अभी भी बची हुई थी जो टूटी नहीं थी और इसे काटने के लिए नूनो कटर मशीन का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद इस सुरंग का मुंह पूरी तरीके से बाहरी वेयरहाउस में खुल जाता है। अब वो लोग बहुत ही आसानी से उस वेयरहाउस में जा सकते थे जिसका इस्तेमाल जेल में आने वाले सामान को रखने के लिए किया जाता था और जहां दूसरे वर्कर्स और स्टाफ का आना जाना ना के बराबर था। वो लोग वेयरहाउस के उस हिस्से में निकलते हैं जहां बिल्कुल सन्नाटा होता था और उनके भागने के लिए एक बेहतरीन जगह थी। उनो और उसकी गैंग ने पूरी सुरंग तैयार कर ली थी और अब वो लोग वेयरहाउस तक पहुंच भी गए थे, मगर फिर भी वो सभी वापस अपनी सेल में चले जाते हैं और अगले दिन का इंतजार करने लगते हैं जिस दिन उन्होंने भागने का प्लान बनाया था। उन्होंने भागने का जो वक्त आपस में तय किया वो था रात का वक्त, मगर क्योंकि शाम होने के बाद सभी कैदियों को काउंट करके उन्हें अपने अपने सेल में बंद कर दिया जाता था और वो लोग बाहर नहीं निकल सकते थे। और तब काम आता है कारमैन, जो जेल के एजुकेशन और रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट में काम करता था। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि एजुकेशन और रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट में होने की वजह से कारमैन किसी भी कैदी के लिए परमिट पास इशू करवा सकता था, जिसकी वजह से वो लोग अपने सेल से निकल सकते थे ताकि वो कारमैन से पढ़ सके और एजुकेशन डिपार्टमेंट के किसी भी काम में उसका हाथ बटा सके। भागने से पहले ही गैंग के सभी 6 मेंबर्स अपने सेल में गुजारते हैं, जहां डर और घबराहट की वजह से उन्हें पूरी रात नींद नहीं आई। अगली सुबह यानी कि 8 जनवरी 1970 की सुबह 6 बजे वो लोग जेल से भागने के लिए अपने प्लान को शुरू करते हैं। वो सभी उसी परमिट पास का इस्तेमाल करके अपने सेल से बाहर निकलते हैं जो उन्हें कारमैन ने दिया था, और क्योंकि सभी कैदियों की काउंटिंग सुबह 10 बजे होती थी इसीलिए उन्हें इससे पहले यहाँ से निकलना था। अपने अपने सेल से निकलने के बाद वो सभी मेंटेनेंस रूम तक पहुँचते हैं और उसके अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद कर देते हैं। उसमें यह तय होता है कि सुरंग के अंदर सबसे पहले केविन जाएगा और नूनो सबसे आखिर में जाएगा और गैंग के 2 मेंबर्स कारमैन और थॉमस को बीच में रखा जाएगा, क्योंकि उनकी उम्र काफी ज्यादा थी और वो पहली बार किसी सुरंग में घुस रहे थे। सुरंग में रेंगते हुए आगे बढ़ना उनके लिए एक चैलेंज की तरह था और खासकर थॉमस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, जिसकी उम्र भी ज्यादा थी और जिसकी तबीयत भी अक्सर खराब रहती थी। थॉमस ही वो शख्स था जिसकी वजह से उन्हें ये सुरंग पार करने में बहुत देर लग रही थी, मगर जैसे तैसे एक दूसरे के साथ वो लोग इस सुरंग को पार करने में कामयाब हो गए और सुरंग के मुंह से होते हुए बाहर वेयरहाउस में निकल आए। बाहर निकलने के बाद जो सबसे पहला काम उन लोगों ने किया वो ये था कि उन्होंने अपने जेल के यूनिफॉर्म बदले और सिविलियंस के कपड़े पहन लिए। इस जेल में प्रिजनर्स राइट लॉ के मुताबिक कैदी अपने जेल यूनिफॉर्म के साथ घर के कपड़े भी रख सकते थे और यही कपड़े जेल से भागने के बाद उनके बहुत काम आए। अब सुबह के 7:30 बज चुके थे और 10 बजने में महज 2.5 घंटे रह गए थे, जहां कैदियों की काउंटिंग होने से पहले उन्हें किसी भी तरह जेल से निकलना था। वेयरहाउस के जिस रूम से वो लोग निकलने वाले थे वहां से बाहर की सड़क साफ दिखाई दे रही थी, मगर सबसे बड़ी परेशानी थी वो वॉच टावर जो बिल्कुल वेयरहाउस के गेट के बाहर था और जहां एक गार्ड हमेशा खड़ा रहता था। मगर यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो लोग बहुत आसानी से यहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। नीनो ये बात पहले से ही जानता था, इसीलिए उसने मेंटेनेंस रूम से वो हेलमेट पहले ही चुरा लिया जिसका इस्तेमाल वर्कर्स काम के दौरान करते थे। उनका प्लान ये था कि वो सभी ये हेलमेट्स पहनेंगे और इस तरह वेयरहाउस से बाहर निकलेंगे जैसे गार्ड को ये लगे कि वो अपना काम खत्म करके वापस जा रहे हैं। अब गैंग के सभी मेंबर्स वेयरहाउस के बाहर निकलते हैं जहां गार्ड की नजर उन पर पड़ती है, मगर क्योंकि वो सभी सिविलियन कपड़े और वर्कर्स की हेलमेट पहने हुए थे इसीलिए गार्ड उन पर कोई शक नहीं करता है, बल्कि इन गैंग मेंबर में से एक तो जाते वक्त गार्ड को हाथ भी दिखाता है और बदले में गार्ड भी उसे हाथ दिखाता है। मगर गार्ड इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि ये सभी कैदी हैं
जो उसकी आंखों के सामने से भाग रहे हैं। उनके प्लान के मुताबिक जेल से निकलने के बाद जो सबसे पहला काम करना था वो था कि उन्हें कार चुरानी थी। अब वक्त था एंड्रू के काम करने का, जो इस गैंग में सबसे आखिर में शामिल हुआ था। एंड्रू अपनी कार चोरियों के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके कार के दरवाजे को खोलता है और उसके तारों को जोड़कर कार स्टार्ट कर देता है। कार स्टार्ट होने के बाद वो सभी कार में बैठते हैं और सीधे टेक्सास की तरफ निकल जाते हैं। वो खुद को जितना ज्यादा हो सके उतना इस जेल से दूर करना चाहते थे, इसीलिए उनकी कार सीधे टेक्सास में जाके रुकती है। उधर सुबह के 10 बज चुके थे और जेल के सभी गार्ड्स कैदियों की काउंटिंग शुरू करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि जेल से 6 कैदी गायब हैं, जिसके बाद इमरजेंसी अलार्म बजा दिया जाता है और स्टेट की पुलिस को इस बात की खबर दे दी जाती है। ये खबर मिलते ही पुलिस इन 6 कैदियों को जेल के आसपास ढूंढना शुरू कर देती है, मगर वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि कैदियों को यहाँ से भागे हुए 2 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है और वो लोग उनसे 200 किलोमीटर दूर निकल चुके हैं। इस जेल ब्रेक की खबर न्यूज़पेपर से लेकर न्यूज चैनल पर दिखाई जाने लगी, जिसकी वजह से ये खबर पूरे अमेरिका में आग की तरह फैलने लगी और साथ ही साथ इन कैदियों की फोटो भी हर न्यूज़पेपर में छपा दी गई। वो लोग सीधे टेक्सास इसलिए भागे थे क्योंकि नीनो वहाँ के एक शख्स को जानता था जो उनके लिए फेक पासपोर्ट का इंतजाम करने वाला था और नीनो का प्लान था कि वो लोग इन फेक पासपोर्ट की मदद से मेक्सिको भाग जाएंगे। अब क्योंकि उन्हें टेक्सास से मेक्सिको जाने के लिए बॉर्डर पार करने की जरूरत थी, जिसके लिए उन्हें फेक पासपोर्ट चाहिए थे, और जो शख्स नीनो को फेक पासपोर्ट बनाकर देने वाला था वो नीनो से कहता है कि इन पासपोर्ट को बनाने में कुछ वक्त लग जाएगा और तब तक उन्हें टेक्सास में छुप के रहना पड़ेगा। इसी दौरान नीनो अपने पूरे गैंग के साथ एक होटल पहुंचता है जो शहर से कुछ ही दूरी पर था और जहां कोई आता जाता नहीं था, और वह सभी वहां पर छुपकर अपना वक्त गुजारने लगते हैं। अब नीनो और उसकी गैंग को जेल से भागे 6 दिन बीत चुके थे और 14 जनवरी 1971 की दोपहर पुलिस को एक फोन कॉल आता है। फोन की दूसरी तरफ थॉमस का एक रिश्तेदार था, वही थॉमस जो इस गैंग का मेंबर था और जिसकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। वो रिश्तेदार पुलिस को बताता है कि थॉमस को टेक्सास के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जिससे पुलिस के हाथ पहली कड़ी ये लगती है कि सभी कैदी टेक्सास में हैं। थॉमस को कोकीन की लत थी और जेल से भागने के बाद जिस होटल में वो लोग ठहरे थे वहां उसने फिर से कोकीन ले लिया था, जिसके ओवरडोज की वजह से उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। इस बात को लेकर नीनो और थॉमस के बीच काफी बहस भी हुई, क्योंकि नीनो का कहना था कि इन हालातों में ड्रग्स लेना उनकी पूरी गैंग को पकड़वा सकता है, और इसी बहस की वजह से थॉमस फैसला करता है कि वो इस गैंग से अलग हो जाएगा। इसी बहस के बाद थॉमस नशे की हालत में होटल से बाहर निकलता है और कुछ दूरी पर जाकर सड़क पर बेहोश होकर गिर जाता है, और यहीं से एक एम्बुलेंस उसे उठा लेती है और सीधे हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट कर देती है, जिसके बाद उसके घर वालों और रिश्तेदारों को खबर कर दी जाती है। थॉमस के बारे में खबर मिलते ही पुलिस पूरे टेक्सास में कैदियों के लिए एक रेड अलर्ट जारी कर देती है और पूरे शहर में नाकाबंदी करके हर गाड़ी और हर एक शख्स की छानबीन शुरू कर देती है। अब तक नीनो और उसकी गैंग को जेल से भागे 10 दिन बीत चुके थे और वो अभी भी अपने फेक पासपोर्ट के आने का इंतजार कर रहे थे। और इसी दिन नीनो और कारमैन गाड़ी में बैठकर कुछ सामान लेने के लिए निकलते हैं और तभी पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की नजर उन पर पड़ जाती है। पुलिस उनकी कार का पीछा करते हुए उन दोनों से कार रोकने के लिए कहती है, मगर कारमैन बजाय गाड़ी के रोकने के उसे और तेजी से भगाने लगता है, और कुछ देर कार भगाने के बाद कारमैन गाड़ी को एक जंगल के पास रोकता है, जिससे उतरकर दोनों जंगल की तरफ भाग जाते हैं। पुलिस भी अपनी गाड़ी से उतरकर जंगल में उन दोनों का पीछा करने लगती है और कुछ ही देर बाद कारमैन पुलिस के हाथ लग जाता है और वहीं नीनो घने जंगल की तरफ भाग जाता है और पूरे 2 दिन के लिए वहीं छुपे रहता है। नीनो को जब ये एहसास होने लगता है कि पुलिस अब उसका पीछा नहीं कर रही है, तब वो दोबारा होटल के लिए निकल जाता है, जहां गैंग के बाकी मेंबर्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं। होटल पहुंचने के बाद नीनो सभी को ये बताता है कि कारमैन पुलिस के हाथ लग गया है, जिसके बाद उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इस शहर में रुके या किसी दूसरे शहर चले जाएं। कुछ देर चली बातचीत के बाद उनमें ये तय होता है कि वो टेक्सास में ही रुकेंगे और अपने फेक पासपोर्ट आने का इंतजार करेंगे। पुलिस से बचने के लिए अब वो लोग दूसरे होटल जाने की तैयारी करने लगते हैं, मगर वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि कारमैन ने पुलिस के सामने सब कुछ बोल दिया है और उनके होटल की लोकेशन बता दी है। हालांकि पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए जब तक इस होटल पहुंचती
वो सभी वहां से निकल चुके थे और किसी दूसरे होटल पहुंच चुके थे। पुलिस ने जब अपनी पूछताछ में 4 मैन को और ज्यादा टॉर्चर किया, तब उसने पुलिस को यह भी बता दिया कि सभी गैंग मेंबर्स फेक पासपोर्ट के आने का इंतजार कर रहे हैं और साथ ही साथ फेक पासपोर्ट बनाने वाले आदमी का भी नाम और हुलिया पुलिस को बता दिया। पुलिस अब इस आदमी का पीछा करने लगती है और उस पर नजर रखने लगती है ताकि वो इस आदमी को और गैंग के सभी मेंबर्स को पासपोर्ट के साथ रंगे हाथों पकड़ सके। उधर यह आदमी नूनो और उसकी गैंग को फेक पासपोर्ट डिलीवर करने की तैयारी कर रहा था और इसी वजह से वो एक दिन नूनो से मिलने के लिए एक होटल पहुंचता है, इस बात से बेखबर कि पुलिस उसका पीछा कर रही है। इस शख्स के होटल में घुसते ही पुलिस और स्वॉट की टीम पूरे होटल को चारों तरफ से घेर लेती है और उस रूम पर ढाबा बोल देती है जहां नूनो और उसकी पूरी गैंग ठहरी हुई थी और उन सभी को गिरफ्तार कर लेती है। नूनो को इस पूरे जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड होने की वजह से उसकी सजा 14 साल और बढ़ा दी गई और उसे उस सेल में डाला गया जहां दिन के 23 घंटे उसे उसी सेल में गुजारने पड़ेंगे और गैंग के बाकी कैदियों की सजा 10 साल तक और बढ़ा दी गई। ये थी कहानी 6 कैदियों की जिन्होंने एक बेहतरीन जेल ब्रेक की प्लानिंग की और उसे अंजाम भी दिया, मगर अपनी छोटी छोटी बेवकूफियों की वजह से वो महज 12 दिन की आजादी देख पाए और दोबारा पकड़े गए। पहली बेवकूफी ये थी कि गुस्से में आकर थॉमस को होटल से बाहर नहीं निकलना चाहिए था और दूसरी बेवकूफी ये थी कि नूनो और 4 मैन को होटल के बाहर नहीं जाना चाहिए था और जब उन्हें पता चल गया था कि 4 मैन पकड़ा गया है तो उन्हें फौरन टेक्सास छोड़ देना चाहिए था। और तीसरी गलती उन्हें पासपोर्ट देने वाले शख्स को होटल बुलाकर करी, जिसकी वजह से वो सभी पकड़े गए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।